how to how to decide decide in all content content in keto in all total। ये हमारी कहानी थी। मैंने बोला था कि यार देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेल जी से डिफाइन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कीटो है, ठीक है, और कीटो कन्वर्ट हो रहा है इनॉल में। अब जो डेल जी की वैल्यू है, डेल जी की जो वैल्यू है वो है -11.2 किलो जूल पर मोल। तो अगर डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। तो यानी कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये एग्जिस्ट करेगा 99.99% और ये एग्जिस्ट करेगा 1%। डेल जी से मैंने पता लगा लिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होगा, इनॉल टोटोमेरिज्म होगा, और जो डेल एच होगा, डेल एच जो होगा वो दे रखा है +11.2 किलो जूल पर मोल। अब देखो केस बिगड़ गया है यहाँ पर। अब डेल एच पॉजिटिव हो गया तो मतलब यार क्या है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हो गया रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रही है, तो बैकवर्ड मतलब रिएक्टेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स से निकाला गया है। तो यार थर्मोडायनेमिक्स में डाटा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, डाटा होगा तो ही तो आप डिसाइड कर सकते हो। अब हम जनरली एक सिंपल कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की बात करते हैं, और कैसे है ना इसमें मेजर माइनर डिफाइन करना है, थोड़ा ये सोचते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले केस लिया, केस नंबर फर्स्ट, कि मेरे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं CH3, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ है CH3। मैंने इसके बीच में टोटल कराया, दिस इज अ कीटो फॉर्म एंड दिस इज अ इनॉल फॉर्म। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ कौन आ गया OH, और यहाँ कौन आ गया CH3। तो मैंने एक तरीका बताया था कि यार आप खुद ही डिसाइड कर लो, है ना, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर पहले वाले केस की बात कर रहे हो तो तुम यहाँ पर CO बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। भाई इस केस की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में तुम क्या कर रहे हो कि यार तुम है ना इस CO बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, अगर तुम्हें फॉरवर्ड जाना है तो, और बैकवर्ड जाना है तो तुम्हें C डबल बॉन्ड C बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो CO बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि अगर तुम्हें इसको ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो तुम्हें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एनर्जी तुम्हें इधर लगानी पड़ेगी, इधर इधर एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये टूटेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोसेस क्या बन जाता है, वो एंडोथर्मिक हो जाता है। इधर कम देनी पड़ेगी एनर्जी तुम्हें अगर तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज रेस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड C। तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। बेसिकली अगर तुम्हें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है -1870, जबकि जो CC बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सिर्फ कितनी है 1820। तो यार यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, ये तो मैंने डाटा अपनी तरफ से लिखा है, आपको याद डाटा याद नहीं करना है। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है कंपेरेटिवली। तो कौन कहाँ नहीं जाना चाहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। यानी कि रिएक्शन किधर रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेरी हाई बैकवर्ड बैकवर्ड
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत कम है और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके पीछे अगर हमें एक लाइन में रीज़न लिखना पड़े तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी इज हायर देन C डबल बॉन्ड C. So keto have more energy than enol. ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीका होता है। अच्छा, अब बात करते हैं ईस्टर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, नेक्स्ट जो केस ले रहा हूं मैं वो ईस्टर ले रहा हूं अब। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्टर। तो ईस्टर में मैंने ये ईस्टर बनाया, दिस वन। अब यार कीटो फॉर्म बनाने के लिए मुझे इस कार्बन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इधर तो O है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे इस कार्बन की हेल्प लेनी पड़ेगी इधर की तरफ। यहाँ H है, यहाँ H है और यही अल्फा कार्बन है, तो इसी का H जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर रेजोनेंस करा भी लूँ, टोटोमेरिज्म करा लूँ, सॉरी, तो टोटोमेरिज्म कराने के बाद जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा। यहाँ मिलेगा OH, यहाँ मिलेगा डबल बॉन्ड और यहाँ O है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यार जब आप यहाँ से इस जगह से इस वाली पोजीशन से आप मान लो H को निकालते हो, भाई इस वाली पोजीशन से मान लो बेस है तो आप यहाँ से H निकालोगे, तो H निकालोगे तो इससे आपको क्या दिखाई देगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से थोड़ा समझना, मैकेनिज्म की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। ये है कहानी, दिस वन, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यार देखो, ये रेजोनेंस करेगा और इधर ऑलरेडी इसके पास रेजोनेंस था, तो यार ये कहानी कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन डेवलप कर रहा है। और अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन डेवलप कर रहा है तो यानी कि इसके एस बेसिक होने की टेंडेंसी, यानी कि इसका जो एच निकलने की टेंडेंसी थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है रिएक्शन या फॉरवर्ड एक्शन पर जाना पसंद नहीं करेगी। यानी कि इसका जो इनॉल फॉर्म है ईस्टर का वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन डेवलप कर रहा है वो, जबकि क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर डेवलप होगा तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा तो जो H प्लस एंड डोनेट करने की टेंडेंसी है वही क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ रीज़न जो लिख रहे हैं वो समझिए आप ध्यान से। हम रीज़न दे रहे हैं इसके पीछे कि ईस्टर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ईस्टर इज resonance stabilized, already resonance stabilized है। So keto form is very very high stable, keto form is very very high, highly stable। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगी कि अगर तुम मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ लोगे ईस्टर के, तो उसमें से भाई कहीं जा करके है ना एक मोल मिलियन मोल्स में से कहीं जा करके एक मोल है ना इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा।
तो यार मिलियन मॉलिक्यूल्स में से यार, तो हम इसमें टोटोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे, इससे बेटर है कि हटा दो यार। मिलियन मॉलिक्यूल्स में एक जा रहा है तो काहे बिना मतलब इतना दर्द लेंगे। तो हम ये कह देंगे कि यार इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। 1 आउट ऑफ 1 मिलियन keto form will form enol. So very less tendency to form tautomerism. So very less tautomerism. तो भाई साहब कहानी खत्म ही होगी इसके अंदर। तो यानी कि इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होता है। ठीक है। हाँ, अगर एरोमेटिसिटी बन रही है, और केस लेते हैं देखिए, अगर एरोमेटिसिटी बन रही है तो एक बार सोचा जा सकता है, जैसे ये वाला केस देखिए, ये आपके पास में फॉर्म रखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड इट हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर आप टोटोमेरिज्म करा सकते हैं भाई। यहाँ पर एक पॉसिबल कंडीशंस बन रही है कि अगर आप बेसिक मीडियम लेंगे तो यहाँ से एच ये निकाला जा सकता है, और अगर ये एच निकलता है तो ध्यान से देखिएगा मॉलिक्यूल्स के पास क्या गेन हो रही है, एरोमेटिसिटी। ये बेसिकली आपको अगर ध्यान दें तो इट इज़ अ नॉन एरो, ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है। और जैसे ही इसमें टोटोमेरिज्म हुआ इट कन्वर्ट इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, और हमें पता है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, नॉन एरो। जैसे नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, नॉन एरो बन जाएगा, नॉन एरो। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड को फेवर कर रही है। वो रिएक्शन कहाँ लेके जाएगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। यस और नो, बोलो भाई। Yes. तो यहाँ लिख सकते हैं वेरी हाईली फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम, वेरी हाईली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल में अगर लूँ तो जैसे कि यहाँ बात करिए आप दिस वन, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो वही सेम कंडीशन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पर आप टोटोमेरिज्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी आपको यही फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर मैं ऊपर वाले टोटोमेरिज्म कराता हूँ तो यहाँ ओएस लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ कराता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये भी क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, यानी कि इसकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये सुनो, हाँ अगर क्वेश्चन इस तरीके का, ये बहुत फेमस Yes. क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी का देखिए, बहुत बढ़िया कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है, ये आपके पास में डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और ये डबल बॉन्ड ओ है। एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला गेम है कि किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा आएगा। तो यार हमने क्या करा कि यार इनॉल कंटेंट देखना है भाई हमें, तो हमने कहा कि भाई इसके पास यहाँ एच है, यहाँ एच है, और इसके पास यहाँ एच है और यहाँ एच है।
मीडियम लिया हमने बेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म कराया हमने, यहाँ पर इस बेस ने इस H को हटाया। तो जब तुम टोटोमेरिज्म कराओगे तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ कौन आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ कौन आ जाएगा O और यहाँ कौन आ जाएगा H। यहाँ डबल बॉन्ड O है, इसी यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि पहली बात तो ये कि ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इसके बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा क्या है कि अगर तुम इस बॉन्ड को पोलराइज करोगे, अब एरोमेटिसिटी में तुमने पढ़ा है कि पोलराइजेशन होता है, तो अगर ये बॉन्ड पोलराइज हुआ तो यानी कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड भी पोलराइज होगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव चार्ज और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, साइक्लिक है, हकल इलेक्ट्रॉन्स भी है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स के पास एक और कैरेक्टर आ गया, क्या, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक भी हो गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसे फेवर कर रही है। तो भाई साहब इसका जो इनॉल कंटेंट है, दिस इज इनॉल कंटेंट, तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होकर के आगे बाहर, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होकर के आ गया। तो यानी कि इसकी कीटो फॉर्म, इस मॉलिक्यूल्स की कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में जा रही है, और किस एफिशिएंसी से जा रही है ये भी देखो, 100% एफिशिएंसी से जा रही है। लिख नहीं सकते 100%, क्योंकि अगर 100% लिख दूंगा तो मैं रिएक्शन की डायरेक्शन एक तरफ ही होगी, प्रोडक्ट ही पूरा बन जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अप्रॉक्स 100% रख सकते हो आप, ये वैल्यू अप्रॉक्स 100% रहेगी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया भाई, जरा यहाँ चेक करते हैं। तो अगर तुम इस केस को चेक कर रहे हो तो इस केस में क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ पर भी वही कहानी हुई कि ये बेस आया, बेस ने यहाँ से H निकाला, अब H निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग गया OH लग गया। अब ध्यान से देखो तो यार ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स जो क्या है, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ये इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भाई साहब इनॉल में गए लगभग कितनी एफिशिएंसी से, 0% एफिशिएंसी से। क्यों भाई, क्या बन रही है, एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो अब हम इस पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, स्मॉल चार्ज small charge of del G will have significant effect on keto enol tautomerism। ठीक है ना, एक अच्छा खासा इफेक्ट डाल देता है ये। और सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, हमें अगर डाटाबेस पे खेलना होता है तो थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट ऑप्शंस होता है। लेकिन अगर मान लो कि मोनो कीटो फॉर्म दे रखा है, एक ही कीटो ग्रुप दे रखा है, इन मोनो कीटो ग्रुप, है ना, मोनो कीटो ग्रुप दे रखा है आपके पास में, तो कीटो ग्रुप जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इनोल से। कीटो इज
more stable, keto is more stable than enol because of high bond energy of CO bond. बता दिया था मैंने आपको, because of high bond energy ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। ये दूसरा पॉइंट रखा आपने, पहले डेल जी से दिया, दूसरा सीओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ से हम है ना इनॉल फॉर्म को, कीटो फॉर्म को कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईस्टर की बात कर लेते हैं। तो ईस्टर हैज नेग्लिजिबल enol because Easter is already resonance stabilized. नेक्स्ट है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आ रहा है कि अगर दो कीटो ग्रुप रखे होते हैं तो गेम क्या फंसता है। तो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। डाई कीटो कंपाउंड्स containing active methylene यार। अब एक्टिव मिथाइलिन इज द कॉमन नेम। अब यार ये गेम कॉमन नेम का है यहाँ पर, और एक्टिव होना चाहिए, अभी बता दे रहा हूँ क्या मतलब होता है इसका। तो अगर एक्टिव मिथाइलिन है और दो कीटो ग्रुप दे रखे हैं तो हाई इनॉल कंटेंट हैज हाई इनॉल कंटेंट, तो उसके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनॉल कंटेंट आ जाता है। अब कंसेप्ट है, डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं आपको एक्टिव मिथाइलिन वाली कैटेगरी बताता हूँ। तो इस ग्रुप को, जैसे मान लो ये आपके पास में इसकी बात कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये जो कंडीशन है ये वाली, ये एक्टिव मिथाइलिन है। मिथाइलिन का मतलब होता है जब एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होती है। तो दो वैलेंसी फ्री तो एल्काइलिन हो गया, अब वो कार्बन है तो मिथाइलिन हो गया। और एक्टिव इसलिए बोला है, एक्टिव क्यों बोला वो समझो आप ध्यान से। एक्टिव बोलने का रीजन क्या है इसके पीछे। तो एक्टिव इसलिए बोला गया है कि अगर तुम यहाँ से H निकाल लो, तो H निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, मान लो कि अपन ने यहाँ पर H निकाल लिया किसी तरीके से, भाई बेस उस तो लेते ही अपन। तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, वो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना इसकी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एक्टिव मिथाइलिन। अगर H निकालोगे यहाँ से, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं क्या करूँ कि किसी बेस को यूज कर लूँ। तो अगर मैं किसी बेस को लेके आता हूँ, थोड़ी के लिए समझना, जैसे मैं किसी बेस को लेके आया यहाँ से, तो यहाँ से H निकाला तुमने, तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH नेगेटिव चार्ज, और यहाँ C डबल बॉन्ड O। तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। इसीलिए ये जो कार्बन हो गया, ये क्या 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 कहलाएगा, एक्टिव। ये एक्टिव बोला जाएगा इसको।
जैसे एक्टिव, एक्टिव। और मैंने क्या ना कि एक कार्बन से 2 वैलेंसी निकलती है तो एल्काइलीन, और एक कार्बन को हमने क्या बोला, मीथेन, तो इसका नाम हो गया एक्टिव मीथाइलिन। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप जो यूट्यूब पे जो मेरा लेक्चर है उसमें IUPAC का जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा ना उसको पढ़ लीजिएगा, वो पूरा कॉमन नेम पे बताया मैंने। तो कॉमन नेम से आपको अगर वो एल्काइल और एल्काइल पढ़ना है तो दूसरा तीसरा चौथे नंबर का जो लेक्चर है वो पढ़ लीजिएगा, तो उसमें एल्काइल की सारी कैटेगरी बताई है कि कैसे कैसे एल्काइल फॉर्म होता है। अच्छा, हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक था क्या, टॉटोमेरिज्म इन एक्टिव मिथाइलिन। तो एक्चुअल में हमें सबसे पहला मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ एसिटाइल एसीटोन, एक मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ एसिटाइल एसीटोन। तो ये कॉमन नेम है जो मैंने नाम बोला अभी, एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल, इसको, और इसको बोलते हैं एसीटोन, ये एसीटोन है। तो इन दोनों को मिला करके जो ग्रुप बनाया गया है ना वो कैसे बनाया गया है, यहां से H निकाल दिया और H निकाल करके इसको उससे जोड़ दिया, तो ये बना CH3C डबल बॉन्ड O एसिटाइल, और यहां से H निकाला तो CH2C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। तो इसका जो कॉमन नेम रखा गया वो रखा गया एसिटाइल एसीटोन, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। कॉमन नेम में ध्यान रखिएगा, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये एसीटोन ग्रुप है। ठीक है ना, तो मैं दोनों को मिला दोगे तो एसिटाइल एसीटोन। अब इसमें टोटोमेरिज्म की बात करनी है, तो एसिटाइल एसीटोन में टोटोमेरिज्म देखिएगा ध्यान से, ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ कौन आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगा दिया CH3। बेस लिया तुमने OH नेगेटिव एन, बेस हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिमूव व्हाट H प्लस एन, यहाँ से H प्लस एन निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज आया एक तरफ, मैंने रेजोनेंस कराया, कहीं भी करा लीजिए आप, एक तरफ करा लीजिए। तो मैंने बनाया CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ CH लिख दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दिया, और यहाँ क्या लगा दिया CH3। ध्यान से देखो आप, सॉरी ध्यान से देखो, टोटोमेरिज्म मैंने कराया है तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, टोटोमेरिज्म करा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा, टोटोमेरिज्म कराया है तो यहाँ आएगा OH, OH ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये है आपके पास में डेल नेगेटिव, और ये क्या है आपका डेल, डेल नेगेटिव, और ये क्या है आपका डेल पॉजिटिव, और इसके बीच में यहाँ क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो, एक तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबल बनाता है। दूसरा 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बन रही है, काउंट कर लो आप, काउंट कर लीजिए आप, देख लीजिए इसको, दिस इज अ 1 2 3 4 5 6। एक और चीज देखो, स्यूडो एरोमेटिसिटी भी है, एक नया वर्ड बोल रहा हूं मैं, सूडो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक भी है। यार सूडो क्यों बोला मैंने, ऐसा लग नहीं रहा था ये एरोमेटिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको फील आ जाएगा। अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बॉन्ड मान लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही देखना, मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बॉन्ड मान लो आप, मान लिया बॉन्ड, तो अगर बॉन्ड मान लोगे तो बताओ, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और एक पाई बॉन्ड ये रहा, बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लेनर तो ये है ही सही, साइक्लिक भी हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी आ गया, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या आ गया इसके पास, हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो इतनी सारी कंडीशंस को क्या डिफाइन कर रही हैं, एरोमेटिक बना रही है। तो कुल मिलाकर के इस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है ना वो 76% एग्जिस्ट कर गया ये। बोले सर ये डाटा कैसे याद किया, थोड़ी आप डाटा को कैसे याद किया वो छोड़ दीजिए, अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन ये जो आपने इस मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस की बात करी है ना, ये तब बात करी है जब आपने इसको किसी मीडियम में रखा है ना, किसी सॉल्वेंट में की बात करी आपने, सॉल्वेंट। अगर आप इसको गैसियस फेज में बात करोगे, यहाँ ये मैंने जो टोटल में कराया है किसी मीडियम में कराया है, सॉल्वेंट की फेज में कराया है। अगर यही चीज एसिटाइल एसीटोन एसीटोन गैसियस फेज में है, तो कोई मीडियम इसको रोकने वाला नहीं होता है, अभी समझा दूंगा कैसे। तो फिर इसका जो एग्जिस्टेंस आता है इनॉल फॉर्म का, वो आता है 94 to 96%। ठीक है, गैसियस फेज में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, 94 to 96% एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सॉल्वेंट की फेज में, सॉल्वेंट की फेज में ये है ना 76% कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ी क्या हो रही है इसके साथ में, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है इसके अंदर। तो देखो क्या है, सॉल्वेंट में मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं इसके अंदर किस तरीके के सॉल्वेंट की बात करूंगा कि है ना, इसकी परसेंटेज को बढ़ाया भी जा सकता है और इसकी परसेंटेज को घटाया भी जा सकता है। तो देखो सॉल्वेंट की दो कैटेगरी होती है, याद करो। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, गैसेस फेज में मैंने फिक्स कर दिया है। अब मैं सॉल्वेंट में भी कैटेगरी बता रहा हूँ कि अगर कौन सा सॉल्वेंट लोगे तो कैसा अमाउंट आ जाएगा, और जो 76% लिखा है वो कौन से सॉल्वेंट में मैंने इसको लिखा है, और एक लिखा है मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, दो सॉल्वेंट की बात करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि है ना, अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा। तो एसिटाइल एसीटोन का डायग्राम बनाता हूं और फिर मैं इसके सॉल्वेंट की कंडीशंस को देखता हूं। तो ये रहा CH3, यहाँ है C, यहाँ OH था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ CH था, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 था। यही था स्ट्रक्चर। ये डेल पॉजिटिव था और ये डेल नेगेटिव था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब मैंने क्या करा कि यार इसको है ना वाटर के सॉल्वेंट में डाल दिया। ये इसको वाटर के सॉल्वेंट में डाल दिया, वाटर आया भाई साहब। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर तो अपना काम शुरू कर देगा। क्या करेगा वाटर, क्या करेगा कि यार देखो तुम इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हो, तुम इससे कहां जुड़े हुए हो, तुम हमसे जुड़ो। ये देखो, ये इसको लालच दे रहा है। कौन, डेल नेगेटिव इस H को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसकी तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक दो थोड़ी है। ये डेल नेगेटिव ये भी इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो उसका ध्यान तो यार भटकेगा यार थोड़ा सा यार। अच्छा, वाटर एक ही तरफ हमेशा गेम नहीं खेलता है, वाटर दोनों तरफ गेम खेलता है। वाटर के जो पॉजिटिव वाले पार्ट है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, वो इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक कर रहे हैं, जो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा हुआ था इसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये वीक हुआ तो जो इनॉल फॉर्म बन रही थी, जो इनॉल कंटेंट आपके पास बन रहा था, बढ़ रहा था, वो तुरंत है ना किस सॉल्वेंट की वजह से, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो जो बन रहा था ना भाई साहब उसका अमाउंट कम कर देंगे। तो मैंने आपको लिखा था कि यार इनॉल कंटेंट इसका बढ़ता है भाई साहब, 76% एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो अमाउंट बहुत कम हो गया। तो यानी कि ये जो सॉल्वेंट लिखा है ना मैंने, ये सॉल्वेंट 100% कौन सा सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो आपके सामने मैंने आंसर लिखा है ना, ये मैंने ये मान के लिखा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, देख रहे हो ना आप क्या कर रहा है पोलर सॉल्वेंट। अब मेरे को डाटा नहीं पता है, लेकिन जो भी इनॉल कंटेंट आएगा ना वो 76% से कम होगा। जो भी कंटेंट आएगा, हो सकता है इनॉल फॉर्म बन जाए, लेकिन जो भी अमाउंट आएगा ना वो 76 से कम होगा। तो पोलर सॉल्वेंट जो होगा ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करेगा, तो जो इनॉल कंटेंट का अमाउंट होगा ना खट से घटा देगा।
और नॉन पोलर सॉल्वेंट पे जो आपका इनॉल कंटेंट आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है 76%। और अगर तुम दोनों मीडियम को ही हटा दो और सीधे कौन सी फेज में ले आओ इसको, गैसियस फेज में, तो अमाउंट कहां पहुंच जाएगा 94 to 96% के आसपास पहुंच जाएगा। तो पोलर एप्रोटिक और पोलर नहीं प्रोटिक नहीं, वाला मैंने कुछ उस नहीं होगा नहीं इसमें? नहीं उस केस की बात नहीं करी है। प्रोटिक और प्रोटिक से मेरा अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। एक तो पोलर का और एक नॉन पोलर का, बस। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है ना? हाँ, अगर तुम एक्टिव मिथाइलिन के एसिडिक कैरेक्टर को ही कम कर दो, अगर तुम किसी तरीके से इस ग्रुप की एसिडिक कैरेक्टर को ही कम कर दोगे, तो इनॉल कंटेंट अपने आप घट जाएगा। बोले कैसे सर? देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, ये एग्जांपल लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप खुद सोचिए कि अगर तुमने यहां से H निकाला तो CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई, और प्लस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल। तो एसिडिक कैरेक्टर तुरंत क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा तो H प्लस आयन नहीं देगा, H प्लस आयन नहीं देगा तो वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो इनॉल कंटेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनॉल फॉर्म का अमाउंट घटेगा। अच्छा, एक ही रीजन यही नहीं है कि तुम एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहे हो, देखो एक और रीजन समझ में आएगा, स्ट्रक्चर बनाना तो फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा CH3, फिर यहाँ लिखा C, फिर लिखा डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ लिखा CH3। अब यार देखो ना यार, ये CH3, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर में हल्की सी चेंजिंग करता हूँ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये C, ये H, ये H, ये H, फिर ये C, ये H, ये H और ये H, और यहाँ भी C, ये H, ये H और ये H। तो दिख रहा है आपको कि यार ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। पहली बात तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ही हटा दिया था हमने, क्योंकि CH3 का प्लस आई लग गया। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेरिक क्राउडिंग भी तो आ गया। क्या स्टेरिक रिपल्सन नहीं मिल रहा है इसको? ये ग्रुप भी है, इस ग्रुप के बीच और इस ग्रुप के बीच, इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है भाई साहब, रिपल्सन हो रहा है। और ये रिपल्सन की वजह से ये तीनों ग्रुप, याद है SIR इफेक्ट, तो SIR मतलब क्या है, बल्कि ग्रुप रिपल्सन, तो बल्कि ग्रुप रिपल्सन आने लग गया, तो इससे इस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका जो इनॉल कंटेंट होगा वो अप्रोक्स 44% एग्जिस्ट करता है। मीडियम वही नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे अपन। हाँ, अगर तुमने इसको और ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया तो कहानी टफ हो जाएगी। हो सकता हो कि इतनी टफ हो जाए कि ये रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं कराए। कैसे? CH3 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिखो CH, और यहाँ पर भी C, यहाँ लिखो CH3, यहाँ लिखो CH3, यहाँ लिखो CH3, और यहाँ लिखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखो C, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब सोचो यार कितना बल्कि ग्रुप लगा दिया आपने। तो अब इस कैटेगरी में अगर तुम टोटोमेरिज्म की बात करना चाहोगे तो यार, हाँ, कॉपी और पेन से बनाना तो आसान है ना, हमें थोड़ी पता होता है कि मॉलिक्यूल्स कितना स्ट्रेन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन वो देखो ना उसकी हालत देखो कैसी हो जाएगी। ये रहा आपके पास में C, यहाँ है O, यहाँ है H, डबल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड O। ये तो कहानी थी। यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। अगर मैं इसको पूरे को C लिख करके ओपन कर दूं, आपको ऐड नहीं कर पाओगे अभी H और C को, इतने ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। तो ये देखने में तो लग रहा है कि सर बन तो गया, देखो बना तो दिया हमने, लेकिन वो एक्चुअल में बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, हिंड्रेंस मिल रहा है। इसका भी, ये भी ग्रुप है भाई सब, बल्कि ग्रुप है, काफी हैवी ग्रुप है, ये भी काफी हैवी ग्रुप है, और ये काफी हैवी ग्रुप है। तो इस कंडीशन पे ये 0% पे पहुंच जाएगा सीधे सीधे, वेरी हाई हिंड्रेंस। क्या मेरी बात समझ रही है आपको? यस। यस।
तो हम पॉइंट्स लिखते हैं फिर से इसके अंदर। मैं इनॉल कंटेंट कंटेंट 0 0 टर्सरी बुटाइल ग्रुप। कहने का मतलब यही कि यार एसिडिक कैरेक्टर तुमने उसका क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग alkyl group enol content decreases because of steric hindrance. Steric hindrance hindrance ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यार जनरली अगर हम बात करें, इन जनरल वे में अगर हम बात करें, तो जो ऑर्डर होता है इनॉल कंटेंट का वो क्या होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। तो सबसे पहले आता है डाइकीटो का, डाइकीटो डाइकीटो में एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। देन कीटो ईस्टर, देन मोनोकीटो मोनोकीटो और देन नंबर आता है ईस्टर का। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कि दो कीटो ग्रुप जोड़ रखे हैं मैंने, डाई कीटो जोड़ रखा है, लेकिन एक्टिव मिथाइलिन कैटेगरी नहीं है। अब एक्टिव मिथाइलिन कैटेगरी नहीं है तो क्या होगा। अब दो बातें समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कैसे है ये। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो सर ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें क्या करना, आप OH लीजिए सर, यहाँ से H को निकालिए, यहाँ लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखिए C, यहाँ लिखिए O, यहाँ लिखिए H और यहाँ लिख दीजिए CH3। फिर यहाँ लिखिए डेल, सॉरी CH2, फिर यहाँ लिखिए डेल पॉजिटिव और यहाँ लिखिए डेल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दीजिए, 5 मेंबर रिंग। ठीक है स्ट्रेन आएगा लेकिन बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ गलत है। बोले क्यों गलत है। एक्चुअल में क्या है, ये जो जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है ना, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जैसा मैंने दिखाया है ना, ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये नेचर में बेसिकली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। समझ आएगी क्यों, क्योंकि रिपल्सन इनके बीच में, तो मॉलिक्यूल से मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी वर्क करता है, तो ये ऐसे रहेगा। तो अब तुम अगर इसको करा भी दोगे टोटोमेरिज्म, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी करा पाओगे, रिंग बनी नहीं पाएगी इसके अंदर।
तो 2 कीटो होने के बाद भी ये ना स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो इनोल कंटेंट होगा वो 0.1% ही एग्जिस्ट कर पाएगा, और वो भी क्या बना करके, दिस वन, ऐसे बना करके CH3C डबल बॉन्ड O C, यहाँ OH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये नीचे वो ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करा लोगे, तो वो 5 मेंबर रिंग जो दिख रही थी ना वो नहीं बन पाएगी। हाँ, अगर मैंने मॉलिक्यूल्स को ऐसा रखा होता, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल्स को ऐसा ना बना करके ऐसा दिखाया होता, पहले से ही मैंने उसको पैक्ड कर रखा होता, जैसे मान लो ये 5 मेंबर रिंग है, अब रिंग तो फिक्स है, अब मैंने डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ लगाया है, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब ये अंदर जा ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर अगर तुमने टोटोमेरिज्म कराया तो अब ये फिक्स रहेगा, अब ये ऐसे ही बना रहेगा, और जो टोटोमेरिज्म होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ O रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, ये डेल पॉजिटिव रहेगा, ये डेल नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा, है ना, वो अप्रोक्स जो होगा, है ना, वो 100% चला जाएगा, इनऑर्गेनिक कंटेंट अप्रोक्स 100%। अप्रोक्स इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि है ना फुल एफिशिएंसी से बनता है, लेकिन क्योंकि टोटल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है, तो 100% बोल दूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चली गई है, रिएक्टेंट से सीधे सीधे प्रोडक्ट बन गया, तो वो अप्रोक्स 100% बोल देता हूँ। और इसका जो रीजन हम देंगे वो आएगा ड्यू टू डाइपोल डाइपोल रिपल्सन, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल रिपल्सन आ रहा है, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। ठीक है भाई, क्लियर।